हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर से G10 क्लासेस के अंदर आपको बताया जाएगा ट्रिक फॉर प्रैक्टिकल क्लास ट्वेल्थ के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि बोर्ड एग्जाम, बोर्ड प्रैक्टिकल वो आपके सामने आ चुका है। और फिर बच्चों के अंदर जो सबसे ज़्यादा टेंशन ये आ चुकी है कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम में करेंगे क्या, हम प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या लिखेंगे, क्योंकि जो पूरे साल ऑनलाइन के थ्रू प्रैक्टिकल हुआ है वो 50-50% पे जा चुका है। चीज़ें उतनी समझना आसान नहीं थी, और जब ऑफलाइन में भी हुआ है तो काफ़ी जल्दी जल्दी किया गया है। तो वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है, चाहे कितना भी माइनस कर दिया जाए सिलेबस बढ़ता ही चला जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ ट्रिक ऐसे यूज करेंगे जिससे कि हमारा प्रैक्टिकल बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला हमारा होगा ध्यान कि पेपर का पैटर्न क्या है, हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम का पैटर्न क्या है। फिर हम लोग जो वर्क करेंगे पेपर पैटर्न जानने के बाद प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिकल्स के बाद जो थर्ड पॉइंट है आपका वाइवा। आखिर एग्जामिनर ऐसे में वाइवा क्या पूछेगा और हमें वाइवा के लिए क्या तैयार करना चाहिए और कैसे हमारा काम आसान हो जाए। तो वाइवा बहुत कुछ डिसाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न पे आते हैं, पैटर्न देखते हैं कि पैटर्न क्या है हमारा। बड़ा बेस्ट है। हमारे तीन तरह के प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल फर्स्ट है हमारा टाइट्रेशन, जिसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। टाइट्रेशन टाइट्रेशन कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स। सेकेंड है हमारा इनऑर्गेनिक बेस्ड एसिड एंड बेसिक रेडिकल। एसिड एंड बेसिक रेडिकल हमें इनऑर्गेनिक कहना बहुत अच्छा लगता है, जिससे कि हमें ये भी पता चलता है ये जो एसिडिक रेडिकल है या बेसिक रेडिकल है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। बेसिक रेडिकल या इन्हीं को कहते हैं कैटायन एंड एनायन। अच्छा, खास बात ये होती है कि देखिए आपको डिवीजन इसमें होता है 8 मार्क्स का, ये भी होता है, लेकिन आपने कैटायन से ही किया तो कैटायन के लिए 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, एनायन के लिए 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये भी डिवीजन है, एक बहुत ही अच्छी प्लस पॉइंट है कि अगर गलती से हमारा कैटायन गलत आ गया और एनायन सही आया तो हम 4 नंबर तो ले जाएंगे। ठीक है। थर्ड, ऑर्गेनिक। देखिए इसको भी हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बेस्ड होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करना रहता है, और ये हमारा 6 मार्क्स। अगर हम तीनों को ऐड करें 8 8 16 6 22, कितने मार्क्स का हो जाता है? 22। सर 8 मार्क्स किधर गए? जो आपसे प्रैक्टिकल फाइल बनवाई गई, हर स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल फाइल बनवाई गई है और एक प्रोजेक्ट बनवाया गया है। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट प्लस वाइवा, ऐसे मानिए आप। ये होता है 4 मार्क्स और ये होता है 4 मार्क्स। अब ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 30 मार्क्स। तो 30 आउट ऑफ 30 पाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप वो सेलेक्टेड प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस ज्यादा करिए जो एग्जाम में पूछा जाएगा और पक्का पूछा जाएगा, उस पे आप ज्यादा फोकस मारिए। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन अब बहुत से ऐसे होते हैं जो नहीं भी पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी है और जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है। दोनों चीज कि हम फोकस कहाँ पे करें। हम फोकस करना है हमको टाइट्रेशन। हर स्कूल अपना अलग अलग टाइट्रेशन कराता है। टाइट्रेशन में ऑक्जेलिक एसिड, मोहर साल्ट, तो इस तरह कुछ लोग फिजिकल। देखिए टाइट्रेशन किसके बेस पे? फिजिकल के बेस पे है। कैटायन एनायन इनऑर्गेनिक बेस पे है, और फंक्शनल ग्रुप वाला हमारा डिटर्मिनेशन ये ऑर्गेनिक के बेस पे आता है।
तो इस पे कुछ लोग रेट का भी करवाते हैं प्रैक्टिकल, लेकिन जिन स्कूलों में जो हुआ रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम भी देखा जाएगा, ड्यू टू कोविड बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आती नहीं है। अगर आपने जो टाइट्रेशन किया है, जिसके बारे में पढ़ा है, वही आपसे पूछा भी जाएगा, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल और वाइवा में नर्वस नहीं होना चाहिए। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन नर्वस नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि हम भी जाए तो नर्वस हो जाए, नो डाउट। ठीक है, तो ये आपका पेपर का पैटर्न होगा, ऐसे डिवाइड किया जाएगा। आपको 3 क्वेश्चन इनके बेस पे दे दिए जाएंगे। टाइट्रेशन के लिए 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखाया जाएगा, इनऑर्गेनिक पे एक क्वेश्चन लिखाया जाएगा, और आपका फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन के लिए एक क्वेश्चन लिखा दिया जाएगा। तो उन तीनों क्वेश्चन को हम एम मान लेते हैं, वही एम हो जाता है, और आपको प्रैक्टिकल अंदर स्टार्ट करना रहता है कॉपी में। ठीक है, कॉपी में हम लोग प्रैक्टिकल लिखते हैं, फिर प्रैक्टिकल किया कैसे जाता है, तो आज हम यहाँ पे करने की भी टेक्निक बता देंगे कि कैसे हम मार्क्स को गेन करेंगे। ये जो 22 मार्क्स है उसके लिए हम लोग क्या करें। ठीक है, पेपर पैटर्न जैसे ही क्लियर हुआ तो हम सीधे आ जाते हैं बिना टाइम लॉस किए टाइट्रेशन पे कि सर ये क्या है। इट इज अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टाइट्रेशन। इसके थ्रू हम लोग क्या पता करते हैं, इसके थ्रू हम लोग स्ट्रेंथ पता करते हैं, किसका, अननोन KMnO4 सॉल्यूशन का। ठीक है, अननोन KMnO4 सॉल्यूशन का हम लोग स्ट्रेंथ पता करते हैं। तो उसकी मोलैरिटी हम लोग किसके थ्रू निकालते हैं, उसकी मोलैरिटी हम लोग टाइट्रेशन के थ्रू निकालते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि इस बार तो ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी कि हमें ऑपरेटर्स ही ना पता हो, हमें ऑपरेटर्स ही ना पता हो, जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं उसी के बारे में ही हम ऑपरेटर्स नहीं जान पा रहे हैं। तो फिर भी हम लोग टाइट्रेशन पे आते हैं। तो टाइट्रेशन का सबसे अच्छा एम आपको लिखवा दिया गया होगा, आप सीधे आ जाएंगे अपने रिक्वायरमेंट पे। एम इसमें होता है प्रिपेयर 250 ml ऑफ मोहर साल्ट सोल्यूशन। अब उसकी मोलैरिटी बता दी जाएगी। मोलैरिटी जैसे बता दी गई आपको कि m/30 मोहर साल्ट सोल्यूशन बनाना है। प्रिपेयर 250 ml m/30 मोलैरिटी का मोहर साल्ट सोल्यूशन, ये आपको प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद टाइट्रेट इट अगेंस्ट किसके अगेंस्ट टाइट्रेट करना है, अननोन KMnO4 सॉल्यूशन, अननोन KMnO4 सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है, मोहर साल्ट है, हमारे पास मोहर साल्ट सॉल्यूशन होगा, हमारे पास मोहर साल्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है, दिस इज m/30। ठीक, फिर उसके बाद हमें क्या दे दिया जाएगा, अननोन KMnO4 सॉल्यूशन, KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक, ये दे दिया जाएगा। इसी की वॉल्यूम निकालने, तो हम डाइल्यूशन ला लगाकर मोलैरिटी KMnO4 की निकाल लेंगे, और मोलैरिटी जैसे हमने निकाल लिया तो उसके बाद हमारा काम आसान हो गया। देखिए, आपको मोहर साल्ट का 250 ml का सोल्यूशन पहले बनाना है, तो उसके लिए वेट का जो फार्मूला है उसको आप जरूर ध्यान रखिए। तो मोहर साल्ट के वेट के लिए हम लोग जो फार्मूला क्या लिखते हैं, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोहर साल्ट इंटू वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम हमें तैयार करना है, 250 ml, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो भैया। ठीक, अपॉन 1000। ठीक है, ये मिलीलीटर का मैटर है। 250 ml हमें वॉल्यूम तैयार करना है। मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, m/30 यानी 1/30 होनी चाहिए। मोहर साल्ट का मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए, आपका यहाँ वाइवा का क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। पहले तो एग्जामिनर यही पूछ देता है, भाई वेट कैसे निकाला आपने मोहर साल्ट का, तो आप सीधे फार्मूला बता दीजिए। जैसे बताया तो पूछते हैं इसमें m क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास पूछ लेगा। तो इस चीज को एकदम तैयार रखिएगा कि क्या है, और आपकी प्रैक्टिकल फाइल में सारी चीजें पड़ी होंगी। तो ये आपके लिए हो गया वाइवा का एक क्वेश्चन। पूछा कि टाइट्रेशन में अननोन सोल्यूशन क्या है, तो आंसर देखिए आपके पास क्या आ गया, KMnO4। टाइट्रेशन के लिए जो हमने अननोन की बात की वो क्या है, KMnO4। फिर एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है, भैया ब्यूरेट में तुमने क्या भरा, ब्यूरेट कितने ml का है, तो ये आपका ब्यूरेट होगा, ये आपका ब्यूरेट है। ब्यूरेट आपका होता है 50 ml का।
और ब्यूरेट में हम लोग क्या भरते हैं, अननोन KMnO4 सोल्यूशन। ब्यूरेट में हम लोग अननोन KMnO4 सोल्यूशन भरते हैं और नीचे एक लेते हैं कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क में हम लोग क्या रखेंगे, 25 ml मोहर साल्ट सोल्यूशन, 25 ml मोहर साल्ट सोल्यूशन। ठीक है, मोहर साल्ट सोल्यूशन भर दिया। देखिए हम आपको वाइवा क्वेश्चन भी बताते जा रहे हैं, उसका आंसर भी बता रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या भरा है, KMnO4 सोल्यूशन। टाइट्रेशन आपने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए रीडिंग पे आ जाइए पहले। तो एक टेबल है, बहुत इजी होता है टेबल। टेबल में आपने बड़ा सिंपली सीरियल नंबर लिया, कम से कम 3 एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, 1, 2 एंड 3। ठीक है, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मोहर साल्ट। मोहर साल्ट का फार्मूला क्या होता है, FeSO4NH4 टेक्स 2 SO4 एंड 6H2O। हम बोल रहे हैं आपके पास पड़ा होगा मोहर साल्ट सोल्यूशन कितना ले रहे हैं, देखिए 25 ml लिया है, तो क्या लिखा 25। अब आपको रीडिंग चाहिए किसकी, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, KMnO4 का वॉल्यूम। देखिए भैया इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग। इनिशियल रीडिंग टाइट्रेशन के पहले क्या है, 0.0। अब आपने टाइट्रेशन स्टार्ट किया, एक एक ड्रॉप यहाँ से गिरे, एक एक ड्रॉप गिरना चाहिए, और इसका इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, दिस इज पिंक कलर, लाइट पिंक कलर। जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो जाए, पहले लाइट पिंक कलर में स्टेबल आ जाए, तो वहीं पे हम इसको रोक देंगे, वहां हम इसको रोक देंगे और यहां से रीडिंग नोट करेंगे। मान लीजिए रीडिंग क्या आ गई आपकी, रीडिंग आ गई 6.2, ये आपकी फाइनल रीडिंग हो गई। तो आपका यहाँ पे KMnO4 यूज क्या आया, यूज आया 6.2 माइनस 0.0, दिस इज 6.2। फिर दूसरी रीडिंग आपने ली 25 ml, इसको फेंक दिया, 25 ml आपने फिर से लिया। अब देखिए आपको एक खास बात बता रहे हैं, रीडिंग आपकी 6 के आसपास तो आनी है, तो हम स्पीड में जा सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब इनिशियल रीडिंग क्या हो जाएगी 6.2, ठीक। और फिर आपकी फाइनल रीडिंग अब क्या आनी चाहिए, 6 के आसपास ही आनी चाहिए, तो वो आता है नो डाउट। तो इसमें आप 6 जोड़ दीजिए तो ये आ गया 12.3 के करीब आ गया। अगर 12.3 आ गया तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आ गया 6.1। कम से कम 2 रीडिंग कॉमन होनी चाहिए, ये एग्जामिनर पूछेगा कि भाई आपने कैसे बता दिया। तो यहाँ पे अब इनिशियल रीडिंग आ गई 12.3, और अब अगर नहीं भी आता है तो हल्का फुल्का माइनर होगा चेंज, तो उसको हम लोग किसी एक से मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे 6.1 मान लीजिए, अगर आ गया आपका 12 से 18 18.4, दिस इज 6. तो अब इनमें से जो कॉमन आए दो, यही आपकी कॉन्फिडेंट रीडिंग हो गई, दिस इज 6.1। यानी टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट पाने के लिए हमने कितना KMnO4 यूज किया, 6.1 ml। हमने कितना KMnO4 यूज किया, 6.1 ml। तो हमारा M1 था 1/30 मोलर मोहर साल्ट का। V1 हमने हर बार यूज किया है 25 ml, एंड M2 को फाइंड आउट करना है, V2 यानी कि KMnO4 का वॉल्यूम 6.1। हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ लगाया तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, M2V2। जैसे ही हमने ये लगाया फॉर्मूला, अब आपको पता है कि यहां से हम M2 निकाल लेंगे, वैल्यू पुट किया, M2 निकाल दिया, ठीक। लेकिन एक्चुअली डाइल्यूशन लॉ जो था वो नॉर्मेलिटी के थ्रू था, दिस इज N1V1 इज इक्वल टू N2V2। जब इसमें कन्वर्ट होगा तो वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करना ना भूलें, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करना
ना भूले। और वैलेंसी फैक्टर आएगा जो इसका रिएक्शन लिखेंगे KMnO4, KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज +7 से किस में चेंज होता है, +2, यानी Mn+7 से चेंज होता है Mn+2, तो वैलेंसी फैक्टर n आ जाएगा 7 - 2, दिस इज 5। 5 से डिवाइड करना ना भूलें, 5 से डिवाइड करना ना भूलें। और ये 5 क्या है, वैलेंसी फैक्टर। एग्जामिनर के लिए वाइवा का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक। और बोलता है भैया आपने वैलेंसी फैक्टर 5 लाया कहाँ से, तो फिर आप सोच में पड़ जाए, फिर कहें सर सर बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, बता रहे, फिर वही बताने में सब हो गया। आप सीधे देखो सर हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, और टाइट्रेशन में हमारा अननोन सोल्यूशन क्या है, KMnO4 पड़ा हुआ है। KMnO4 में मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, जो कि टाइट्रेट होके रिएक्शन में किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Mn2+ में। तो इनके बीच का डिफरेंस जो आया ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच का डिफरेंस, दिस इज 5। यही सर जी वैलेंसी फैक्टर है। इतना कहने के बाद एग्जामिनर तो जान जाता है कि बच्चे ने प्रैक्टिकल किया है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे मोलैरिटी निकाल ली KMnO4 की, हमें स्ट्रेंथ किसकी निकालनी थी, अननोन सोल्यूशन की। अननोन सोल्यूशन क्या है हमारा, KMnO4 है। अननोन सोल्यूशन क्या है, KMnO4 है। तो अब उसको हम लोग टच करते हैं कि भाई अननोन सोल्यूशन तो क्या है, KMnO4 पड़ा है, उसी का स्ट्रेंथ पूछा गया है, वो स्ट्रेंथ आप निकाल दीजिए, तो आपका काम हो गया। ठीक है, आपने क्या किया, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4। मोलैरिटी जो भी आई वैल्यू वो रखिए, मॉलिक्यूलर मास KMnO4 का जो आया आप उसको रखिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी करने में। और सबसे खास बात है, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यूनिट लिखना अगर भूल गए तो दिक्कत है। ग्राम पर लीटर, हमने बोला था हम लीटर में चेंज कर रहे हैं, ध्यान दिया कि नहीं दिया ये तो हमें नहीं पता, ध्यान दिया होगा तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वेट जो निकाला था ग्राम में निकाला था, यूनिट लीटर में आ चुकी थी, ग्राम पर लीटर हो गया। वहां से ml का रेशियो था, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं रही, ml तो कट गया। मोलैरिटी का फॉर्म मोलर में ही होता है, स्ट्रेंथ की यूनिट ग्राम पर लीटर होती है, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने रिजल्ट लिख दिया, आपका काम हो गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक जो सबसे बड़ा तामझाम होता है, वो होता है एग्जामिनर आपसे रिएक्शन भी पूछ सकता है। MnO4 माइनस Fe+2 क्या देगा आपको, एसिड भी इसमें H2SO4 जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, मोहर साल्ट सोल्यूशन में H2SO4 मिलाया जाता है, क्योंकि उससे ट्रांसपेरेंसी भी आ जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आपने इसमें H+ भी जोड़ दिया, pH चेंज हो जाता है, Mn2+ में Fe3+, प्लस देखिए एसिड बेस के रिएक्शन में वाटर तो जरूर बनता है, और इसको फिर बैलेंस कर दीजिए, 5 बैलेंस कर दीजिए, आपका रिएक्शन भी आ गया। तो रिएक्शन एग्जामिनर कहता है कि भाई आप लिख दो, रिएक्शन आप लिख दो, तो आपने लिख दिया, तो इसको याद भी आप कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए बेनिफिट में रहेगा अगर आपने इसको याद कर लिया तो। याद कर लिए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिकल के साथ साथ आपका वाइवा भी तैयार कराता है, तो यहाँ से तो यही पूछ सकता है। अब देखिए आपसे यहाँ क्या पूछ सकता है, KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज +7, दिस इज +7, ठीक। अगर पूछिए कि वैलेंसी फैक्टर में Fe का क्या हालत है, Fe में जो चेंज हो रहा है +2 से +3 ऑक्सीडेशन हो रहा है, Mn का रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो क्या आ गया, +1 का आ गया, यहाँ पे डिफरेंस +1 का आ गया। तो ये आपका पहला जो 8 नंबर का सबसे बड़ा पार्ट है भैया, जो एग्जामिनर इससे वाइवा भी पूछता है, प्रैक्टिकल भी आपको करना पड़ता है, वो कंप्लीट हो गया। रिएक्शन दिमाग में रखिएगा जरूर, किस तरीके का टाइट्रेशन है, एसिड बेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये सब भी पूछते हैं ये लोग।
तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद जो दूसरी पार्ट है, 8 नंबर की तरफ हम फिर भागेंगे। वो 8 नंबर हमें देगा इनऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक बड़ा गिना चुना आता है। जो भी आपको साल्ट दिया जाएगा वो व्हाइट होगा, क्योंकि कलर्ड साल्ट पहचान में आ जाता है। और ट्वेल्थ में इतना बड़ा सिलेबस नहीं है प्रैक्टिकल का जिससे कि हम फंसा सके। तो इसलिए करते क्या है कि व्हाइट साल्ट देते हैं। और व्हाइट साल्ट जब देते हैं तो उसमें फिर हमें सारी मेहनत लगानी पड़ती है। प्रैक्टिकल आपने फाइल में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है और उसके हिसाब से आपको काम करना है। लेकिन इसमें जो इनऑर्गेनिक का वाइवा बनता है वो सबसे बड़ा कंडीशनल गेम होता है। इनऑर्गेनिक का वाइवा, वही इनऑर्गेनिक का वाइवा ऐसा होता है ना कि वो तो थोड़ा सा दिमाग खराब करेगा ही आपका। और वो इसलिए भी करेगा, इनऑर्गेनिक क्यों करेगा? रीजन देखिए, कैटाइन जो होते हैं आपके वो डिवाइड होते हैं ग्रुप्स में। अब ये पीरियाडिक टेबल वाला तो ग्रुप्स है नहीं। सबसे खास बात ये पीरियाडिक टेबल का तो ग्रुप्स है नहीं। देखिए कौन कौन से ग्रुप होते हैं। जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछा कि कितने ग्रुप होते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? सर जी सिक्स नहीं होते, सेवेंथ होते हैं, क्योंकि जीरो को भी कैलकुलेट करना रहता है। एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है? वाइवा का क्वेश्चन, ग्रुप रिएजेंट। आप याद करना भी चाहते हैं तो याद करिए क्या? ग्रुप रिएजेंट। हर ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट लगभग डिफर होता है, तो हमें ग्रुप रिएजेंट याद करना है। अब बात आती है कि सर वो प्रैक्टिकल वाली फाइल में ग्रुप रिएजेंट कहाँ पर है, उसको कैसे ढूंढे, ये तो मामला फंसा देगा। बिल्कुल, प्रैक्टिकल वाली फाइल में ग्रुप रिएजेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए आपको हम ट्रिक बताते हैं। जो ग्रुप 6 है इसका सीधा सीधा लिखा जाता है नो कॉमन रिएजेंट। नो कॉमन रिएजेंट, इसमें कोई कॉमन रिएजेंट नहीं होता। बोला कि ग्रुप 6 का भैया ग्रुप रिएजेंट बनाओ, सर नो कॉमन रिएजेंट। अच्छा चलो ठीक है। इसमें कौन सा कैटायन पाया जाता है? तो सर जी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कैटायन पाया जाता है। ठीक हो गया काम। सर ग्रुप फर्स्ट का, अभी हम जीरो पे आएंगे। सर ग्रुप फर्स्ट का, आंख बंद करके बोलो डायलूट HCl। ये हो गया ग्रुप रिएजेंट। सर ग्रुप सेकेंड का, डायलूट HCl सर रहेगा, साथ में धीरे से H2S गैस भी जा जाएगी। ठीक। अब बताइए आपको कितने ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट याद हो गया? आपको कितने ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट याद हो गया? एक, दो, तीन। अब कितना बचा है? सर चार और बचा है। चार और बचा है, उसको कैसे याद किया जाए? कोई दिक्कत नहीं है, चार और बचे तो भाई जीरो पे आ जाओ। जीरो का ग्रुप रिएजेंट भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी करो, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर जीरो ग्रुप का कैटायन पड़ा है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं, पूछा जाएगा। NH4 प्लस कैटायन होता है। जीरो ग्रुप में कैटायन क्या पड़ा है? NH4 प्लस। फर्स्ट ग्रुप में जो आपसे पूछा जाएगा कैटायन क्या पड़ा है? लेड 2 प्लस। फर्स्ट ग्रुप में जो पूछा जाएगा कैटायन क्या पड़ा है? लेड 2 प्लस। ठीक है। सेकेंड ग्रुप में हम लोग जनरली क्या करते हैं? Cu2 प्लस, तो इसलिए सेकेंड तो गायब ही हो जाएगा। कॉपर का अगर कलरलेस मिला तब तो ठीक है। कॉपर का अगर कलरलेस मिलता है तब तो ठीक है।
लेकिन अगर कलरलेस नहीं मिला तब फिर हम क्या कर पाएंगे? तब तो कुछ भी नहीं कर सकते, तब तो हटना ही पड़ेगा। तब तो हमारे पास वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, तब छोड़ के हमें हटना पड़ेगा। ठीक है। तो अब दिक्कत ये होता है कि तब वो कुछ पूछ नहीं पाएंगे, क्योंकि कॉपर है, हो सकता है कलर्ड कंपाउंड मिले। कॉपर जनरली आपको ब्लूइश कंपाउंड मिल ही जाता है, लाइट ब्लू कंपाउंड मिल ही जाता है, तो फिर उसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो फिर एग्जामिनर के लिए वो हो गया, इंटरनल एग्जामिनर के लिए हो गया कि भाई इसको नहीं पूछो, ये पूछोगे तो बच्चा कर लेगा तुरंत, वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा, डायरेक्ट आंसर बता देगा। फिर भी इसको आप वाइवा के लिए तैयार रखिए कि ग्रुप रिएजेंट क्या था, डाइल्यूट HCl H2S गैस था। अच्छा कैसे जानते हैं? तो कह देना ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाता है, तो खत्म हो गया मैटर। ठीक। तो यहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है और हम अपने प्रैक्टिकल को आराम से कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो बारी आती है, ठीक, फिर उसके बाद बारी आती है NH4Cl एंड NH4Cl एंड कोई बेस डालना है। कैसा बेस हम लोग यूज करेंगे? थोड़ा सा जोर डाल दें। कैसा बेस? अभी ऊपर स्ट्रॉन्ग किया तो इधर भी ऐसे लिखा जाता है NH4Cl प्लस NH4OH, ये हो गया ग्रुप रिएजेंट। NH4Cl प्लस NH4OH, ये हो गया हमारा ग्रुप रिएजेंट। किसके लिए हम आ गए? थर्ड ग्रुप। तो हमारा प्रेसिपिटेट कैसा आ जाएगा? भाई वो डिपेंड करता है कि हमने कंपाउंड क्या लिया है या क्या दिया गया है बच्चों को। रेडिश ब्राउन आता है तो आयरन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन देंगे नहीं क्योंकि आयरन हमारा कलर्ड होता है, जब कलर्ड होगा तो हम खुद ही जान जाएंगे भैया आयरन पड़ा है। ठीक। तो वहां पे ये लोग भी बचते हैं कि हमें आयरन ना देना पड़े, तो ये हमें देते क्या है? ये हमें एल्युमिनियम देते हैं। ये हमें एल्युमिनियम देने वाले हैं क्योंकि एल्युमिनियम पे आएगा वाइट प्रेसिपिटेट, ये वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा एल्युमिनियम पे वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है। तो इसलिए ये एल्युमिनियम देते हैं। नो डाउट आपका क्या दिया जा सकता है? जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप। सेकंड गायब होना है, आप देख लीजिएगा। सेकंड दिया तो बहुत आसान हो जाएगा, कॉपर होगा, कॉपर का टेस्ट आदमी ऐसे ही लिख सकता है, फिर तो हमें उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चॉकलेट कलर आ जाता है, वहां पे हमारा काम हो जाता है। फिर एल्युमिनियम का टेस्ट आप देख लीजिए। देन उसके बाद आता है आपका थर्ड ग्रुप के बाद फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप का प्रेजेंस कैसे हम लोग देखेंगे? ठीक। फोर्थ ग्रुप के प्रेजेंस में अब थोड़ा सा सोचिए सर जी क्या किया जाए। फोर्थ ग्रुप देखो, अब देखो हमने ट्रिक बताया। पहला ये डायल्यूट HCl है, फर्स्ट ग्रुप का है, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा हुआ था, तो डायल्यूट HCl के साथ H2S गैस आ गया, तो ये हमारा 3 आया। फिर हमने क्या लिया? साल्ट लिया NH4Cl NH4OH वीक बेस। इसके साथ भी क्या होगा? NH4Cl NH4OH और साथ में H2S गैस पास करा दी जाएगी। H2S गैस पास करा दी जाएगी। भाई साहब आपका आ गया। हम सिर्फ ट्रिक बना रहे हैं और ट्रिक दिखा रहे हैं। और यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट व्हाइट और ब्लैक का मैटर हो जाता है, क्योंकि फोर्थ ग्रुप में आपको कंपाउंड क्या दिया गया है। निकिल देंगे नहीं, कलर्ड होता है, थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीनिश में आता है, तो इसलिए वो पकड़ में आ जाएगा। DMG टेस्ट दे देगा डाइमेथिल ट्राइऑक्साइड के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कलर्ड नहीं देंगे, हम फिर से समझा रहे हैं, ये कलरलेस साल्ट देते हैं, हर जगह यही रूल है। तो यहाँ पे निकिल तो नहीं देने वाले। अब हम फोर्थ ग्रुप की बात करते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि सर जी फोर्थ ग्रुप में और क्या ये दे सकते हैं। तो फोर्थ ग्रुप में ये जिंक के अलावा और कुछ नहीं दे सकते हैं। और जिंक इसलिए देंगे क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। जैसे ही फोर्थ ग्रुप का अगर क्लियर हुआ, व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, तो आप जान जाओगे कि क्या आ गया, जिंक 2+। तो ये भी एक अच्छा ट्रिक है कि हमें नकल ना करना पड़े, हमें नकल से बचना है, अपने दिमाग को यूज करना है और अपना काम करना है। ठीक। अब आप बताइए, जीरो ग्रुप स्ट्रॉन्ग बेस, फर्स्ट ग्रुप डाइल्यूट HCl, सेकेंड ग्रुप डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस रिएजेंट, थर्ड ग्रुप NH4Cl NH4OH, फोर्थ ग्रुप NH4Cl NH4OH H2S गैस। वही सब ऊपर की चीजें ही लाई जा रही हैं। सिक्स ग्रुप नो कॉमन रिएजेंट। आंख बंद करके बोलिए नो कॉमन रिएजेंट, कोई भी इस पे कंप्रोमाइज मत करिए। कोई कुछ भी कहता है कहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी डायल्यूट HCl के लिए भी कोई कुछ भी बोलेगा, बिल्कुल सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम बात करते हैं फिफ्थ ग्रुप। क्या फिफ्थ ग्रुप पूछा जा सकता है? बिल्कुल, ये भी व्हाइट सॉल्ट होते हैं, फिफ्थ ग्रुप भी पूछा जा सकता है और फिफ्थ ग्रुप पूछते ही हैं। ठीक, उसमें हम लोग कहीं से कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे होता है अमोनियम कार्बोनेट। भाई ये तो कॉमन सी चीज है, NH4 X2CO3 NH4Cl, इसके साथ NH4OH होता ही है। फिर बाद में इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं, वीक बेस है, ये तो कॉमन ही चलता आ रहा है, ये मिलाया जाता है ये तीनों, और ये हमारा फिर से कौन सा प्रेसिपिटेट दे देता है? व्हाइट। और फिफ्थ ग्रुप में हमारा आता है बेरियम। तो अब आपको देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक पता चला कि एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन अमोनियम हो सकता है, लेड 2 प्लस हो सकता है, Al3 प्लस हो सकता है, जिंक 2 प्लस हो सकता है, बेरियम 2 प्लस हो सकता है। मेरी गारंटी है सिक्स ग्रुप नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? देखिए, बेरियम पूछा जाएगा, जिंक पूछा जाएगा, एल्युमिनियम पूछा जाएगा, लेड पूछा जाएगा। अमोनियम किसी की किस्मत बहुत अच्छी है तो पूछ देंगे, इतना आसान नहीं पूछेंगे, क्योंकि यहाँ से एक और बनता है, जब बच्चा कुछ नहीं बता पाता है तो पूछते हैं अमोनियम का टेस्ट बता दो भैया, कैसे किए थे प्रैक्टिकल। तो अमोनियम में क्या किया तुमने? सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, फिर उसके बाद नेस्लर रिएजेंट डाल देते हैं। नेस्लर रिएजेंट का फार्मूला होता है K2HgI4, इसका फार्मूला भी बहुत पूछते हैं सब, K2HgI4, दिस इज नेस्लर रिएजेंट। कैसा प्रेसिपिटेट आता है? ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में उस ब्राउन प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व कर देते हैं, वो डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर वो डिसॉल्व हो गया तो अमोनियम कन्फर्म है। कभी कभी कहते हैं भैया हम ई ना करेंगे, हम ई नहीं करेंगे नेशनल रिएजेंट, आप ऐसे बताओ। तो हम कहें भैया उसका सोल्यूशन बनाएंगे, हीट करेंगे, अमोनिया की स्मेल आ जाएगी। तो मान लेंगे कि यहाँ पे NH4 प्लस पड़ा हुआ है, यानी NH3 का फॉर्म पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका होता है। बाकी आपकी प्रैक्टिकल फाइलों में प्रैक्टिकल सेम टू कॉपी वही रहता है, कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है। किसी का टेस्ट पूछा जा सकता है, किसी का कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा जा सकता है, लेकिन जो वाइवा के लिए क्वेश्चन बनता है वो ग्रुप रिएजेंट बेस्ट होता है। मतलब हर एग्जामिनर यही पूछना चाहता है और बच्चा ये जवाब दे दे तो फिर उसका वाइवा यूं जाता है। आप ऐसे देखेंगे कोई ये बनाता है इतना 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 इतना, तो ये ऐसे पूरे प्लस बन जाएंगे भाई। कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ सिंबल अपना देता है, तो पूरा नंबर ले लीजिएगा आप। तो ग्रुप रिएजेंट, टाइट्रेशन, ये आपका कंप्लीट। याद रखिए, ग्रुप सिर्फ और सिर्फ कैटायन के लिए डिवाइड है 0 to 6, एनायन के लिए कोई ग्रुप डिवाइड नहीं है। जनरली स्कूलों के अंदर यही होता है कि जो ग्रुप के साथ, इन कैटायन के साथ एनायंस आते हैं, क्लोराइड आयन, कार्बोनेट आयन, ठीक, जनरली जो आते हैं एसीटेट आयन, CH3COO माइनस, हो सकता है कोविड की वजह से स्मेल ना दी जाए, स्मेल वाली चीजों से लोग बचते हैं। फिर उसके बाद जो पूछा जाता है नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन का रिंग टेस्ट होता है, रिंग टिन ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, वो पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्या करते हैं। तो जो टेस्ट ट्यूब की वॉल होती है उसके सहारे कंसंट्रेटेड H2SO4 को डाला जाता है, तब ब्राउन रिंग आता है। ठीक, तो फेरस सल्फेट भी इसमें यूज किया जाता है, लेकिन टेस्ट ट्यूब के सहारे कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है, टेस्ट ट्यूब की वॉल की सहारे। तो ये हमारे एक दो तीन चार, चार बड़े फेवरेट होते हैं। पांचवा आता है सल्फेट का SO4 2 माइनस, ये भी पूछा जाता है, तो काफी आसानी हो जाती है ये सब चीजें जब पूछता है। तो यहाँ पे उतना टेंशन या उसकी बात नहीं होती कि हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट। ग्रुप रिएजेंट दिमाग में रखिए, प्रैक्टिकल को थोड़ा फाइल से अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा वाइवा में बाहर नहीं जाते। हाँ, वाइवा में क्वेश्चन तो पूछते हैं, कभी कभी 8, कभी कभी 10, कभी कभी 15, वो पूरा प्रॉपर। जब आप इससे नहीं बता पाओगे, अपने प्रैक्टिकल फाइल से नहीं बता पाओगे, तो प्रोजेक्ट फाइल पे जाएंगे कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो भी नहीं बता पाओगे। तो फिर पूछेंगे भैया कुछ पढ़े हो कि कुछ नहीं पढ़े हो, और जो पढ़े हो वही बता दो, क्या थ्योरी तैयार की हो, तुम्हारा एग्जाम आने वाला है। तो फिर अब थ्योरी में उलझा उलझी होगी। तो बेस्ट होता है कि अगर हम इसको ही तैयार कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आप पूछो प्रैक्टिकल से जो भी पूछना हो, प्रैक्टिकल हमारा तैयार है, खत्म बात। तो इसको ऐसे तैयार करिए तो आपको आसानी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक की। ठीक है, ये तो हमारा इनऑर्गेनिक का पार्ट था प्रैक्टिकल के अंदर।
ग्रुप रिएजेंट के साथ हमने टेस्ट किया, वाइवा में कैसे होगा, कैटायन का टेस्ट करिए, एनायन का टेस्ट करिए, प्रॉपर करिए, टाइम सफिशिएंट मिलता है, 3 घंटे बहुत होता है, टाइट्रेशन आपका 20 से 25 मिनट में हो जाता है। ऑर्गेनिक आपका ज़्यादा 10 मिनट लेता है, इनऑर्गेनिक टाइम लेता है क्योंकि हमें कैटायन का एक एक ग्रुप टेस्ट करना है, पहले 0 करेंगे, नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा, कंफर्म नहीं हुआ, फिर फर्स्ट पे आओगे, फर्स्ट का टेस्ट करोगे, सेकंड का। तो डिपेंड करता है कि किसको कौन सा ग्रुप मिला है, किसी को 0 ग्रुप का NH4+ मिला है तो उसका काम आसान हो जाएगा, ये वो जल्दी कर लेगा 0 ग्रुप का टेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं ऑर्गेनिक पे। भाई ऑर्गेनिक का मुद्दा ही बहुत अच्छा रहता है, जहां जितना बताया, कार्बोक्सिलिक एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन, ये 4 तैयार कर लो, मजा आ जाएगा, हमें तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, ये 4 तैयार कर लो, मजा आ जाएगा, तुम्हारे एग्जाम में भी इसी में से कोई एक आ जाएगा, कहीं भी किसी भी स्कूल के अंदर। भाई इस समय फिनॉल कोई नहीं देने वाला है, फिनॉल कोई नहीं देने वाला है, एमीन कोई नहीं देने वाला है, बहुत बड़ा जुआ हो जाएगा वो, क्योंकि उतनी टाइम नहीं थी, तो हमें अपने हिसाब से ही कार्बोक्सिलिक एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन, मेन मैटर एल्डिहाइड और कीटोन का होता है। सिल्वर मिरर टेस्ट दिमाग में रखना, इसी में डिफरेंस पूछा जाता है। सिल्वर मिरर टेस्ट आपकी प्रैक्टिकल फाइल में प्रॉपर लिखा हुआ है, उसको ध्यान दीजिए, इसको मिलाइए, आप 15-20 मिनट इस पे बर्बाद करिए एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट को, कि देख के बताइए क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद बात करेंगे। अल्कोहल का टेस्ट देखिए, अल्कोहल में एस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं, सोडियम से भी दे सकते हैं, ठीक है, ब्लड रेड कलर आप FeCl3 से भी निकाल सकते हैं, तो वो बहुत इजी होती है, कन्फर्मेटरी टेस्ट पूछी जाती है वही लिखी जाती है, सिंपल है। तो आप ये 4 पूरा प्रॉपर तैयार करिए। कार्बोक्सिलिक के लिए तो कोई मैटर ही नहीं है भैया, लिटमस से भी कर सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट से भी इफरवेसेंस आ जाएगा, नो डाउट, ये तो बहुत आसान है, सबसे आसान होता है ये। ठीक, तो ये 4 तैयार करिए, इस 4 के अलावा आपको पढ़ना सब बेकार हो जाता है, यहीं से वाइवा भी पूछ लिया जाएगा, जो आपने किया है अपनी कॉपी के अंदर, जो आपने किया अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर, वही आपसे पूछेंगे, और वो जिसका तैयार है वो 30 नंबर लेकर जाएगा, उसके लिए तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, वो तो 30 लेकर जाएगा। प्रैक्टिकल फाइल आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर चेक होनी चाहिए, प्रोजेक्ट फाइल आपकी प्रॉपर चेक होनी चाहिए, किसी भी स्कूल के बच्चों के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। और जितना हमने यहाँ पे बताया है उतना आप पूरा प्रॉपर तैयार रखिए, टाइट्रेशन, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन, ये 4 चीज, मतलब ये 3 चीज, और वाइवा प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल फाइल खत्म है। वाइवा यहीं से पूछा जाता है, जब आप ये सब नहीं बता पाएंगे तब उधर जाएंगे, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगे या ना लगे ये मैटर नहीं करता है, आप इस वीडियो को पूरा देख कर के जो चीज हम कह रहे हैं उस चीज को करके देखिएगा, फिर प्रैक्टिकल के बाद हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा यही होता है कि प्रैक्टिकल का जो प्रेशर और टेंशन उसको कैसे कम करें, उसको ऐसे ही कम किया जा सकता है। वाइवा अगर मेरा भी ले लिया जाए, ईमानदारी यही है, तो शायद हम भी आप ही की तरह हो जाएंगे। तो वाइवा के लिए कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन वाइवा जो पूछा जाता है 98% इन्हीं सब चीजों से पूछा जाता है। जब बच्चे इन सब चीजों से नहीं बता पाते हैं तब फिर इधर उधर जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। वाइवा में नर्वस सभी होते हैं, हम होंगे, हम भी होंगे, कोई होगा वो भी होगा, लेकिन आप लोग इस नर्वस चीजों से बचें, और इसे ऐसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही एग्जाम टाइम के लिए जो हम लोगों ने फ्री स्टडी जोन से ये सारी चीजें निकाल रहे हैं, सारी चीजें आपके लिए निकाल रहे हैं, तो अब ये प्रैक्टिकल का स्टार्ट किया है, प्रैक्टिकल दिया 12th के लिए, अब हम लोग आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट बताएंगे क्लास 12 के लिए, इंपॉर्टेंट के साथ उसकी एक एक पॉइंट को बताएंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे है, कैसे याद किया जाता है, क्या ट्रिक होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आपका, थैंक यू।